हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है एक बड़ा ही थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टीडियस लगता है ये टॉपिक, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। भाई ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है वो समझ जाते हैं, क्रेब्स साइकिल चल रहा है वो समझ जाते हैं, सारे मेटाबॉलिज्म साइकिल जो होते हैं वो इजीली समझ जाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आखिर चलती क्यों है। बच्चों को इसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आता। देखिए, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट होती है ATP फॉर्म में, NADH फॉर्म में एंड FADH2 फॉर्म में। ठीक है, यही कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं। ATP, NADH एंड FADH2, ये तीन फॉर्म्स होती है मेनली एनर्जी जनरेशन की। ठीक है, यही फॉर्म रहती है। अब यहाँ पर ये बात है कि ATP तो एक डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है, यानी ATP को आपकी सेल्फ मतलब कि खुद से ही फटाफट से यूटिलाइज कर लेती हैं। लेकिन दिक्कत आती है NADH एंड FADH2 में। ठीक है, यानी कि NADH कभी आपने जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की कैलकुलेशन लगाई हो तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में आपका जो है 8 ATP बन रहे हैं, और क्रेब्स साइकिल के अंदर 12 ATP बन रहे हैं। इस तरीके का कैलकुलेशन आप करते हैं तो वहाँ पर आप एक NADH को 3 ATP के बराबर लेते हैं और एक FADH2 को आप 2 ATP के बराबर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। अगर नहीं होता है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का जो है वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, और नहीं भी अगर आपको पता है तो ये ध्यान रखिए कि एक NADH इज इक्वल टू 3 ATP और एक FADH2 को हम 2 ATP के बराबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ATP को तो हमारी सेल खुद ही यूटिलाइज कर लेती हैं, लेकिन दिक्कत आती है NADH और FADH2 के फॉर्म में। NADH और FADH2 जो होता है वो हमारी सेल्स खुद ही यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो फर्दर इसको भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ जनरेट होती है, यानी कि इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें इन NADH और FADH2, इन खास तौर से इन दोनों को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है इनमें से जनरेट किया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये इतना फोर्स जनरेट करते हैं कि ADP से क्या जनरेट हो जाता है, ATP। समझ में आ गई ये पॉइंट कि NADH और FADH2 को आप फाइनली कहाँ जाके यूटिलाइज कर पाते हैं, कहाँ जाके ATP में कन्वर्ट कर पाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आपको रीज़न समझ में आया कि आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल क्यों रही है। ये एक बड़ा रीज़न होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि आखिर ठीक है, हमको ग्लूकोज का समझ में आ गया, हमको क्रेब्स साइकिल का समझ में आ गया, हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है आपके NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर जो मायने रखती है वो ये मायने रखती है कि NADH और FADH2 को कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जैक्टली वो चलती कहाँ पर है। ठीक है, अब ये समझिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हमारे पास जो है ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये तो है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को IM, और जो इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं, और इस तरीके के फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर अंदर जो चीज भरी रहती है वो कहलाती है आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के फोर्स को क्रिस्टी, उसके बाद दोनों के बीच में जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर जो आपके इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स पे जो प्रॉपर F1 पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, है ना,
यहाँ पर आपका F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी। तो आपका क्रिस्टी वाले जगह पे जो आपके इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन का सिस्टम चलता है, ठीक है। ये आपकी, मैं रेड से बना दूँ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है, ये जो मैं रेड से बना रही हूँ, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो चलता है वो इनर मेम्ब्रेन में चलता है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स किस में एम्बेडेड होते हैं, किस में धसे हुए रहते हैं, आपके इनर मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब जो है हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पीछे चलने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है कि आपका देखिए जितने भी आपके प्रोसेस हैं, चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका फैट है यानी लिपिड है, वो फाइनली आपके किसी ना किसी तरीके से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि आपका टीसीए साइकिल के थ्रू जो है टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है। या तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं सीधे ही, या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो टीसीए साइकिल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू वो आपके NADH और FADH2 जनरेट करते हैं। अगर आप देखें तो ये मैंने बना रखा है इसलिए मैं इसको रब नहीं करूंगी, मैं जो समझाऊंगी वो आपको यही समझाऊंगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका जो लिपिड है यानी कि जो फैट है, ये मेटाबोलाइज होता है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड AA मैंने लिख दिया है, और फैट आपका फैटी एसिड यानी कि आपका फैटी एसिड में जो है मेटाबोलाइज होता है। और फाइनली ये सब कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं आपका टीसीए साइकिल में। या तो ये टीसीए साइकिल में सीधे मिल जाते हैं, या ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं वाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है वो मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये फाइनली जाके आपके टीसीए साइकिल में ही मीट करते हैं। या तो ये जो है सीधे ही टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन जाते हैं, या ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू जो है टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं और उसके थ्रू ये जनरेट करते हैं आपके NADH और FADH2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो इस तरीके से जनरेट की जाती हैं। अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस या एंजाइम सिस्टम्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, जिनको आप रोमन न्यूमरल्स के थ्रू जो है बताते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये जो टीसीए साइकिल है इसके थ्रू NADH और FADH2 जनरेट हो रहा है। इसके अलावा आपका ग्लाइकोलाइसिस में भी जो मोनोसैकेराइड है यानी ग्लूकोज का जो रहता है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें भी आपका NADH जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है दैट इज NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज या आपका NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 1 रोमन न्यूमरल्स के अंदर बता रही हूँ मैं आपको, कॉम्प्लेक्स 1 रोमन न्यूमरल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। अब आपको इसको NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ठीक है। इसके अलावा इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, NADH यूबिक्विनोन, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम Q यूबिक्विनोन सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज लिख लीजिए,
ठीक है, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है दैट इज द साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थ्री को मैं यहां लिख देती हूं, थोड़ी जगह स्पेस कम है मेरे पास अभी। कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है वो होता है आपका साइटोक्रोम रिडक्टेज। साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं। कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 है उसे हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है आपका वो कहलाता है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 जो होगा वो आपका है एटीपी सिंथेस। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि NADH और FADH2 को जनरेट करते हैं। इनको फाइनली जो है इनमें से एनर्जी जो है निकालने का काम करते हैं। ये एक आप मोटी भाषा में समझ जाइए। ठीक है, अब जो है आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है आपका, ये आपका इनर मेम्ब्रेन, इतने पूरे को मैंने इनर मेम्ब्रेन से दिखाया है। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका है मैट्रिक्स। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, समझ में आ गया आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन कहा था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोला था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी नॉट इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर होगी वो मैं नहीं बना रही हूं। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने बनाया है ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, अब यहां पर जो है एक चीज समझिए आप कि ये जो होता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो आपके कॉम्प्लेक्स 1 से होती है, यानी कि आपके NADH और FADH2 चाहे किसी भी साइकिल में बने, चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट के साइकिल से बने, चाहे आप प्रोटीन के जो है अमीनो एसिड के साइकिल से बने, चाहे आपके फैट के जो बीटा ऑक्सीडेशन है उससे बने, वो सारे NADH और FADH2 जहाँ भी बनते हैं उनको फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे लाके छोड़ दिया जाता है। अब सारा काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब उसको प्रोसेस किया जाता है। इसमें प्रोसेस में जो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर NADH जो होता है उसको लिया जाता है, और NADH जो होता है सबसे पहले जिस भी सबस्ट्रेट से NADH बना है वो यहाँ पर आके NADH जो होता है उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट से NADH लिया, NADH ने अब फाइनली अपने NADH को कॉम्प्लेक्स 1 के प्रोसेस में भेज दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए NADH के पहले जो सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये सबस्ट्रेट है क्या। ये सबस्ट्रेट वही चीज है जो कि आपके प्रोसेस में जैसे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो जनरेट हुआ है, ठीक है, आपके ग्लाइकोलाइसिस में, उस प्रोसेस में भी देखिएगा कि आपका NADH जनरेट हुआ है। ठीक है, तो वो स्टेप जहां पर आपके NADH और FADH2 जनरेट होते हैं, आइदर ग्लाइकोलाइसिस, आइदर बीटा ऑक्सीडेशन, आइदर अमीनो एसिड प्रोसेस, उसके अंदर वो जो जगह है, वो जो स्टेप है, रिएक्शन है जहां पर आपके NADH और FADH2 जनरेट होते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सबस्ट्रेट कहलाती है। तो सबस्ट्रेट फॉर NADH पहले मैं लिख देती हूं और फिर मैं आपको सबस्ट्रेट फॉर FADH2 लिख दूंगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स 1 की। कॉम्प्लेक्स ये वाला मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, चाहे तो आप फटाफट से लिख लें या 2 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बच्चों का एक क्वेरी रहती है कि आप स्क्रीनशॉट खींचने के लिए टाइम नहीं देती हैं। ठीक है, खींच लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से खींच लीजिए। अब यहाँ पर जो है मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं आपको फटाफट से पहले सबस्ट्रेट लिख देती हूँ,
NADH के लिए, और आपका सबस्ट्रेट लिख देती हूँ FADH2 के लिए। सबस्ट्रेट समझ गए, सबस्ट्रेट वही रिएक्शन है जहां पर NADH और FADH2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट फॉर NADH जो है दैट इज द ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके अलावा पायरुवेट, इसके अलावा आइसोसिट्रेट, इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये सारे मेलेट, इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम, ये सारे आपके सबस्ट्रेट है NADH के लिए, ठीक है। तो मैं आपको लिख देती हूँ सबस्ट्रेट फॉर NADH, सबस्ट्रेट फॉर NADH, ठीक है। सबस्ट्रेट फॉर NADH में है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके बाद पायरुवेट है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके बाद पायरुवेट, उसके बाद आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट, उसके बाद मेलेट, ओके, और उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए इधर ही लिख देती हूं मैं, ओके। ये आपका जो है वो सबस्ट्रेट हो गए हैं कौन से, NADH के। अब सबस्ट्रेट फॉर FADH2 जैसे सक्सिनेट है, आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम है, ठीक है, फॉर FADH2 सबस्ट्रेट, S फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट फॉर FADH2, मतलब वो रिएक्शन, उस रिएक्शन का आपको लेना है जहां पर आपके NADH और FADH2 जनरेट हो रहे हैं। तो ये है आपका सक्सिनेट, उसके बाद जो है आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम है, ओके, उसके बाद जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ठीक है। ये जो है ये आपके क्या है, सबस्ट्रेट फॉर NADH एंड सबस्ट्रेट फॉर FADH2, ठीक है। अब यहां पर जो है ये ध्यान रखिएगा कि एक और चीज जो शुरू करने से पहले, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, मैट्रिक्स इज रिच इन द प्रोटॉन्स। तो मैं एचाइन यहां बना देती हूं पहले से ही, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये स्टेप्स जो है, बहुत सारे एचाइन जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात मैं अभी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, ठीक, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जो है सबसे पहले यहां पर जो NADH होता है वो सबस्ट्रेट से लिया जाता है, और सबस्ट्रेट से लेके यहां पर NADH जो होता है, NADH यहां पर अपना NADH से कन्वर्ट होता है NAD में, ठीक है। यहां से NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD में, है ना, NAD में कन्वर्ट होता है, और यहां से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN को देता है, ठीक है, अपना एचाइन रिलीज करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये भाई सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। 2 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको लेगा, और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो है ये यहाँ पर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा। देन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन FeS जो है, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि आयरन और सल्फर कंटेनिंग होते हैं, उसको दे देता है। उसके बाद ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देता है, एंड कोएंजाइम Q को हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, यूबिक्विनोन, क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन, ठीक है। और ये यूबिक्विनोन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनॉल में बदलता है, ये जो फॉर्म है दैट इज यूबिक्विनॉल, ठीक है, यूबिक्विनॉल में बदल जाता है, ठीक है।
अब यहां सर ये जो प्रोसेस है आपका कॉम्प्लेक्स 1 का कंप्लीट हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ है कि NADH ने NAD में कन्वर्ट हुआ है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को दिए हैं। FMN से यहाँ पर जो है आपका FMNH2 और उसके बाद जो है FES और आयरन सल्फर प्रोटीन और कोएंजाइम Q को दिए जाते हैं, यानी यूबिक्विनोन को दिया जाता है और यूबिक्विनोन यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड तक दे दिया जाएगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 का रोल भी पढ़ा है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 सीधे ऐड होते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स 2 को थोड़ा सा नीचे बनाया है। अब कॉम्प्लेक्स 2 को देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेस कोएंजाइम Q रिडक्टेज, यही है इसका नाम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और ये बनाता है, या इस ड्यूरेशन में आपके FAD से FADH2 बनता है, ठीक है। FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन्स को देगा और यहाँ पर ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स कोएंजाइम Q को देते हैं और कोएंजाइम Q जो होगा यानी कि यूबिक्विनोन जो होगा वापस से यूबिक्विनॉल में चेंज होगा। एंड यूबिक्विनॉल जो होता है, ये ध्यान रखिएगा कि यूबिक्विनॉल जो होता है क्यूनॉल, ठीक है, ये वापस से कोएंजाइम Q यानी यूबिक्विनॉन में चेंज हो जाता है, यानी कि ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ये वापस से इसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वापस से कोएंजाइम Q में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यूबिक्विनॉन में चेंज हो जाते हैं और ये यहाँ पर साइटोक्रोम B जो होता है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये जो साइटोक्रोम B जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड का पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है वो, उसका नाम आपको पता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है दैट इज द साइटोक्रोम रिडक्टेज या कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, साइटोक्रोम रिडक्टेज। अब साइटोक्रोम रिडक्टेज के अंदर चलता क्या है ये देखिए। अब यहां पर जो है साइटोक्रोम B, ठीक है। अच्छा, पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पे बता देती हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस में करीबन 12 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, 12 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ इन कॉम्प्लेक्स 1, ये पूरा प्रोसेस आपको लिखते जाना है, मैंने लिखा नहीं है, ये प्रोसेस आपको लिखते जाना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द NADH टू FMN टू दिस, ऐसा कैसा लिखते जाना है आपको, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका कॉम्प्लेक्स 1 में एनर्जी जनरेट होती इन कॉम्प्लेक्स 1 ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू transfer of high energy electron, energy around 12 kilocalorie energy is generated, okay। अब ये जो 12 किलो कैलोरीज होती है वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन्स या 4 H आयंस जो होते हैं वो आपके यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि ये जो 12 किलो कैलोरी है ये एनर्जी इतनी हाई होती है कि ये जो आपके 4 प्रोटॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू उठ के कहाँ आ जाते हैं, आपके मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। इतनी बात क्लियर है आपकी। अब हम आते हैं सीधे कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है साइटोक्रोम B को। एक्चुअली साइटोक्रोम्स जो होते हैं, साइटोक्रोम्स स्पेशल प्रोटॉन्स होते, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। अब यहाँ पर साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया जाता है और साइटोक्रोम C1 को दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C लेके आपका कॉम्प्लेक्स 4 पे जंप करता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके 10 किलो कैलोरीज जनरेट होती है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स थर्ड में ये पूरा प्रोसेस सेम लिखेंगे आप, और अराउंड 12 किलो कैलोरीज जनरेट होती है और यहाँ पर जो है करीबन 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफर्ड टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है।
तो ये जनरेट होती है 4 प्रोटॉन ट्रांसफर टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सेम लाइन आपको लिखनी है। अब यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर इस हाई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू जो है आपके 4 प्रोटॉन जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइटोक्रोम सी जो होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड से लेके कॉम्प्लेक्स 4 पर आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी जो ट्रांसफर करता है, ये एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इसको ऐसा समझिए कि साइटोक्रोम सी जो होता है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब साइटोक्रोम सी ने एक उठाया और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेके गया, ये यहाँ से जंप हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, दोबारा ये जंप करेगा इधर, देन इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोबारा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। अब ये वापस से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहाँ पर दोबारा जंप करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका साइटोक्रोम सी जो होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यूज में भी, आइदर नर्सिंग, आइदर बीएससी, आइदर आपके एमबीबीएस लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो साइटोक्रोम सी इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम सी इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात मैंने लिख दी है, इसको मैं रब करने जा रही हूँ, फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब साइटोक्रोम सी जो होता है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो होता है, ये साइटोक्रोम सी यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? आपके इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉपर आयंस को। कॉपर आयन, और ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, कॉपर आयन ए टाइप, कॉपर आयन बी टाइप। मतलब कि उनमें कुछ में भी उनमें जो है ये बोल सकते हो आपकी कुछ डिफरेंसेस होते होंगे, वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर ये अपने कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन देगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, देन फिर ये साइटोक्रोम ए को इलेक्ट्रॉन देगा, देन फिर कॉपर जो बी टाइप है उसको देगा, एंड देन साइटोक्रोम ए3 को। साइटोक्रोम ए3 के इलेक्ट्रॉन जब ये लिए जाते हैं तो यहाँ पर ये इतना एनर्जी जनरेट कर लेता है कि आपका ऑक्सीजन जो है उसको रिड्यूस करके उसको वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो कौन सा होता है? आपका ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ध्यान रखिएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसने वाटर जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस ड्यूरेशन में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती है कि जिससे आपके जिससे आपके 4 प्रोटॉन्स जो हैं आपके मैट्रिक्स से आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ पाए। लेकिन ये केवल इतनी एनर्जी जनरेट कर पाता है कि 2 प्रोटॉन जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, 2 प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, ये मैं हटा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो है 2 प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 प्रोटॉन शिफ्टिंग, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग्स हो गई है। अब टोटल कितने प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई? 4, 4, 8 और 2, 10। 10 प्रोटॉन्स जो हैं आपके मैट्रिक्स से आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए हैं, जिसकी वजह से आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो गया है? प्लस आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और आपकी जो मैट्रिक्स है वो कंपैरेटिवली जो है नेगेटिवली चार्ज, या ये कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज वर्ड बोला है मैंने, क्योंकि अंदर प्रोटॉन्स कम हो गए, बाहर प्रोटॉन ज्यादा हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। तो यहाँ पर बाहर पॉजिटिव चार्ज एंड नीचे यानी कि आपके मैट्रिक्स साइड पे कंपैरेटिवली जो है आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये ध्यान रखिए, इट फॉर्म्स द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक और चीज अब समझ में आना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है। अब क्या करना है कि जो बैलेंस बिगड़ा है इन प्रोटॉन्स का, उन वापस प्रोटॉन्स को हमें वापस से मैट्रिक्स में भेजना है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, किसके लिए? आपके
किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स आपके कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, यानी एटीपी सिंथेज, जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेज, उसके थ्रू ये प्रोटॉन्स जो हैं, यहां पर आपके प्रोटॉन्स क्या करते हैं, आपके वापस से मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, थ्रू द आयन चैनल्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि यहां पे लिख देती हूं प्रोटॉन्स पम्प्ड बैक टू मैट्रिक्स थ्रू आयन चैनल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। अब यहां पर जब इतना एनर्जी इतना प्रोटॉन्स को फेंका जाता है, देन फिर इनके आयंस के मूवमेंट से इतना फोर्स जनरेट होता है कि एडीपी इज कन्वर्ट इनटू द एटीपी, ठीक है। अब यहां पर ये जो 5th प्रोसेस है, यानी कि 5th कॉम्प्लेक्स है, इसको आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कि आपका जो NADH और FADH2 को फाइनल आपका एटीपी में 5th कॉम्प्लेक्स से जो जनरेट किया जाता है, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली आप यहीं तक लिखेंगे, कहां तक, कि आप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपका पहले जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है कन्वर्ट होते हैं TCA साइकिल में, एंटर होते हैं वायर एसिटाइल कोएंजाइम, और आइदर द इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल NADH और FADH2 जनरेट होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। उनके लिए सबस्ट्रेट आपको बताने हैं कॉम्प्लेक्स आपके FADH2 और NADH के लिए। उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर आप जो है 5 आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये 5 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इस तरीके का जो है इलेक्ट्रॉन शफलिंग करते हैं, जिससे ये प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये जो प्रोटॉन बाहर की तरफ, यानी कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जब शिफ्ट होंगे, तो ये प्रोटॉन्स जब अंदर आएंगे, किसके थ्रू अंदर आएंगे, आपके 5th कॉम्प्लेक्स पे, तब आपका फाइनली एडीपी से एटीपी जनरेट होगा। इतनी बात आप किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद यानी कि आपके 5th कॉम्प्लेक्स में क्या घटना घटी, ये आपको लिखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जो कि अलग से टॉपिक है और जो कि जिसके मैं वीडियो अलग से आपको समझाऊंगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो दिस इज होल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।